मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ओपी गुप्ता मैकेनिकल ऑपरेशन। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे 6 सब्जेक्ट जो कि हमने पहले आज से 2-3 साल पहले ओपी गुप्ता पढ़ाया था यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही इंटरनेशनली फेमस हुआ। बहुत सारे देश से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली मुझे, और इस वजह से हमने दोबारा से अपनी प्राइवेट क्लासेस स्टार्ट की हैं और हम बहुत बेसिक से टॉप लेवल तक वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। ओपी गुप्ता को बहुत ही सुपर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। हम केमिकल टेक्नोलॉजी, एमईबी और मैकेनिकल ऑपरेशन और क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट लगभग हम ऐसे मान चलो कि पूरे होने वाले हैं ओपी गुप्ता के। उनको हमने दोबारा से स्टार्ट किया है हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो में। ठीक, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए। केमिकल गुरु एप्लीकेशन पे हम आपको बहुत ही सुपर तरीके से पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। बहुत ही मिनिमम फीस में हमने वहाँ पर पढ़ाया है। जो सब्जेक्ट हमारा थ्योरी सब्जेक्ट जो स्टूडेंट पढ़ लेता है, उस पर लगभग आधी फीस ओपी गुप्ता की पड़ती है। थ्योरी सब्जेक्ट में हम पहले थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। 4 से 5 महीने में हम आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट पीएससी एग्ज़ाम के लिए हम आपको तैयार कर देते हैं। ठीक, तो आज का सब्जेक्ट है मैकेनिकल ऑपरेशन। हम पढ़ने वाले हैं पहला लेक्चर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। तो पहला लेक्चर जो है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेफ फैक्टर फॉर अ सिलेंडर होज लेंथ इक्वल्स इट्स डायमीटर। एक सिलेंडर है हमारे सामने जिसकी लेंथ और डायमीटर दोनों बराबर हैं, उसके लिए सेफ फैक्टर क्या होगा। ठीक, तो आइए हम दिखाते हैं सेफ फैक्टर क्या होता है। मैकेनिकल ऑपरेशन में जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी मिक्सचर के नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, तो वहाँ सेफ फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। और जिन लोगों ने मैकेनिकल ऑपरेशन पढ़ा अच्छे से उन्हें मालूम होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का जो फार्मूला है वो है NW इक्वस टू 1/A ρP समेसन I इक्वस टू 1 to N और XI/DPI एवरेज पावर 3। ठीक, यहाँ पर XI जो है मास फ्रैक्शन है उस स्पेसिफिक कंपोनेंट का, ith कंपोनेंट का, ith टाइप ऑफ कंपोनेंट का। और A जो है, यहाँ पर A जो है वो सेफ फैक्टर है, और ρP दिस इज द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, और इस तरीके से, और DPI दिस इज द एवरेज पार्टिकल डायमीटर ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन एनालिसिस, NW दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर A हमें सेफ फैक्टर के बारे में बताता है। सेफ फैक्टर निकालने फार्मूला क्या होता है, BP समानुपाती होता है DP की पावर 3 के। कोई भी वॉल्यूम है किसी पार्टिकल का, चाहे वो सिलेंड्रिकल बॉडी हो, स्फेरिकल बॉडी हो, किसी भी टाइप की बॉडी हो, और उसकी जो वॉल्यूम है वो उसकी सिंगल डायमेंशन, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, फिट है, इंच है, mm है, तो उन सब के क्यूब के डिपेंड करता है। तो वो DP यानी डायमीटर के 3 पर डिपेंड करता है। BP को हटाएंगे हम तो यहाँ से A आ जाएगा और DP की पावर 3। समझ गए। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से A निकालेंगे। तो हम इसमें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, BP वॉल्यूम उस पार्टिकल रखने वाले हैं। तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो πr²h ये फॉर्मूला है सिलेंडर का। तो हम यहाँ पर रखेंगे πr², मतलब जो डाया है आपका उसका d/2 इसका स्क्वायर, और इंटू h उसके हाइट डाया बराबर है, तो हमने इसको ऐसे रख दिया। ठीक, और इसके अलावा A जो हमारा सेफ फैक्टर, इसको मुझे निकालना है, और डाया की पावर 3। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और तो सॉल्व करने पर A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0.785। सेफ फैक्टर 0.785 है, यही फॉर्मूला निकालने का। 0.785 इन 4 ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है। तो कई बार ऐसा देखा गया है अब तक की स्टडी में कि कुछ लोग कभी कभी फाई को
जो हमारा फाई होता है, स्पेसिटी होता है, उसको भी सेफ फैक्टर तरह काउंट कर लेता है। हालांकि वो अलग अलग टर्म है, हम बता दें क्लियर आपको। सेफ फैक्टर फाई यानी स्फेरिसिटी, ये फॉर्मूला होता है 6 BP अपॉन SP और इंटू DP। ठीक, यहाँ पर उसका वॉल्यूम आपको चाहिए, तो वॉल्यूम आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम आप लिख सकते हो। SP आपको चाहिए, SP आपको मिल जाएगा, और SP मिल जाएगा, बट DP आपको कैसे मिलेगा? आपने नहीं पढ़ा है तो बताना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। यहाँ पर हाँ, जो उसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी पार्टिकल का, तो हम उसके लिए हम सॉल्व करते हैं, और ये वाला हमारा जो बन के आएगा वॉल्यूम, जो हमने इससे पहले जो BP का वॉल्यूम, पार्टिकल का वॉल्यूम है, तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे सामने जो है यही वैल्यू है, π/4 और DQ। ठीक है, π/4 और DQ। SP जो है टोटल सरफेस एरिया है, जो πRH प्लस 2πr², जो फॉर्मूला था πRH प्लस 2πr² d/2 का स्क्वायर। ठीक, हम इसको आज 2πr², तो इसमें पाई भी रखो, सही। जी वैल्यू हो गई टोटल सरफेस एरिया की, दिस इज द वैल्यू ऑफ SP। और ये जो वैल्यू हो गई वो किसकी हो गई? जो वैल्यू हो गई BP की, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। TP निकालना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। उसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जो पार्टिकल किसी भी साइज का हो, मान लो सिलिंड्रिकल बॉडी है, उसको रबिंग करते हैं, स्फीयर के पास कन्वर्ट करते हैं, तो वो तरीका है इसका। तो जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है वही होना चाहिए जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ठीक, तो वॉल्यूम स्फीयर कहता है 4/3 πr³ d/2 का स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर DP होता है। ठीक, क्योंकि हम ये DP किसी भी पार्टिकल को रब करें और फिर स्फीयर बनाएं, उसका गोला बनाएं, उस गोले के डाया को हम DP कहते हैं। ठीक, तो वो वाला DP है। या फिर सिंपली इसको हम लोग सिंपली 1/6 भी लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि 1/6 पाई और DP³ ये लेते हैं। और ये वही वैल्यू है जो ऊपर मैंने पुट की है BP की, जो BP की वैल्यू थी π/4 और DQ। यहाँ से हम DP निकाल लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से DP निकाल लेंगे, और DP की वैल्यू 1.144 D या फिर D ऐसे। ठीक, तो D की वैल्यू पुट करो इसमें, तो D की वैल्यू आपको DP की वैल्यू यहाँ पर पुट करना 1.144 D। समझ गए? इसको पूरे को सॉल्व कर लो, तो जो वैल्यू आएगी फाई की, फाई मतलब स्पेसिटी की जो वैल्यू आएगी वो 0.8735 आएगी। किसी भी सिलेंडर को इसमें डाया और लेंथ बराबर होती है उसको हम शॉर्ट सिलेंडर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टेक्निकल टर्म है शॉर्ट सिलेंडर। कोई बोले इसका मतलब हाइट और डाया जो है क्या है उसकी बराबर है। तो आपने फिलहाल ये देख लिया कि भैया कि उसकी जो सेफ फैक्टर है, इसे वॉल्यूम सेफ फैक्टर भी कहते हैं। ये वॉल्यूम सेफ फैक्टर जो है वो 0.785 निकल के आ रहा है, और उसके लिए स्पेसिटी फाइएस ये जो है 0.8735 निकल के आ रहा है, और ये दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। ठीक, दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे मित्रों, इसमें सही ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी आंसर जो है सही नहीं है, ये आंसर मिसमैच है। ठीक, तो देखो नॉट मैच। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम जबरदस्ती कोई आपको मिला दें कि ये ऐसा है, ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। आप चीज़ों को समझिए, सीखिए। बहुत ही डिफ़िकल्ट है सब्जेक्ट। मैकेनिकल ऑपरेशन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपने डिप्लोमा में पढ़ा है या फिर कॉलेज वाले BTech में पढ़ा है आपने। ठीक, तो वैसा नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है।
और मैंने जो मगर आपने पढ़ाया है तो वहाँ आपने समझा होगा कि वहाँ आपने कई कई एग्जाम्पल में बताया, आपको समझाया है, प्रीवियस क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप समझ गए होंगे उसकी डेप्थ को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मैश डायमेंशन ऑफ टेलर सीरीज टू दैट ऑफ नेक्स्ट स्मॉलर स्क्रीन एज। ठीक, हाँ, इनका रेशियो पूछ रहा है। जो टेलर स्टैंडर्ड स्क्रीन होती है वो इस तरीके की होती है, और उसमें इस तरीके से सेम टाइप की जो है ये स्क्रीन लगे रहते हैं। बट इस स्क्रीन में जो छेद होते हैं, होल होते हैं, उनके डाया में अंतर होता है। ऊपर का छेद बड़ा होता है और नीचे छेद क्या होता है, छोटा होता है। वो नीचे छोटा होता चला आता है। तो अगर हम इस एक होल की ये लेंथ ले लें, इसको हम क्लियर एपर्चर हम बोलते हैं या फिर ओपनिंग बोलते हैं। ये क्लियर एपर्चर है या फिर ओपनिंग है। ठीक, तो जो ऊपर की ओपनिंग है, ऊपर वाला छेद में जो ओपनिंग है, जो मैंने आपको समझाया टर्म, जो मान लो एक होल है जो दिख रहा है आपको, जो मैंने बनाया है, ये मान लो ऊपर वाला ये क्या है, ये ऊपर वाला होल है और इसका डाया जो है D2 है होल का, या अंदर की जो लाइन लेंथ है इसे ओपनिंग कहते हैं या फिर क्लियर एपर्चर कहते हैं, वो D2 है। और नीचे की जो लेंथ है वो कम होगी, वो D1 है। तो D2 ज़्यादा होती है D1 से, और D2 जो होती है वो अंडर 2 टाइम्स होती है नीचे वाले मुकाबले में। ठीक, तो D2 और D1 का रेशियो निकालेंगे तो अंडर 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर जो है, नीचे अगर 100 है तो ऊपर वो 1.14 यानी 114 समथिंग होगा, 114 समथिंग होगा, इतना अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब इस होल का एरिया देखें तो इस होल का एरिया क्या होगा, इसको समझिए। इसमें अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे तो आप सब कर पाओगे आराम से। तो ऊपर का जो होल है इसका, इसकी जो लेंथ है इसकी वो D2 है, और नीचे वाली स्किन की जो लेंथ है इसकी होल की वो D1 है। D2 ज़्यादा है। ठीक, और D2 जो है वो क्या है कि √2 टाइम्स ऑफ D1 है। समझ में? तो इन दोनों के डाया में या फिर क्लियर एपर्चर में या फिर ओपनिंग में जो रेशियो है वो √2 आता है। बड़ा माने बड़ा बटे छोटा। ठीक, यानी D2/D1 ध्यान रखिएगा। ऊपर से नीचे बढ़ोगे तो ये स्मॉलर हो जाएगा, नीचे जाओगे तो जो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, मान लो A2 बोल दूं इसको, एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो जस्ट इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इसको √2D1 बोलते हैं हम, और इसका स्क्वायर करें तो ये 2D1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बोल दें A1 कितना होगा, तो A1 जो है D1 स्क्वायर होगा, और A2 कितना 2D1 स्क्वायर है, तो A2/A1 का रेशियो निकालोगे तो 2 आ जाएगा। यानी जो ऊपर से नीचे जब आओगे तो जो इनका जो होल का एरिया है, या फिर पूरी स्क्रीन का एरिया ले लो, मतलब बेसिकली पूरी स्क्रीन का एरिया नहीं, सिर्फ होल का एरिया बताता हूँ। एक जो होल है इसका एरिया, तो इस एक होल का एरिया नीचे वाले होल के मुकाबले में दोगुना होता है, और डाया जो होता है वो √2 टाइम्स होता है, या फिर जो क्लियर अपर्चर ओपनिंग है वो √2 टाइम्स होती है। ठीक, इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो रेशियो ऑफ द एक्चुअल मैश डायमेंशन समझ गए। तो भैया जी √2 टाइम्स है। अगर द ओपनिंग ऑफ द 200 मैश स्क्रीन, कह रहा है कि हमारे पास टेलर सीरीज स्क्रीन है और उसकी ओपनिंग पूछ रहा है, जबकि वो स्क्रीन 200 मैश की है। ठीक, ये आपको बताना है। इसमें डाटा हमें सफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, बट एक डाटा है जिसके आधार पे आप निकाल सकते हो।
तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कि कोई हमारे पास एक स्क्रीन है जो 200 मैच की है। 200 मैच की मतलब उसके 1 इंच जो लीनियर लेंथ है, अगर हम इसको 1 इंच बोलते हैं तो इस 1 इंच की लेंथ में कितने खाने होंगे? 200 मैच में 200 होल होंगे। 1 2 200 होल होंगे, समझिए, होल होंगे। तो इसमें कह रहा है कि ये 200 मैच की है, ठीक, और कह रहा है कि ओपनिंग बतानी है। ओपनिंग मतलब जो है कि ये जो होल की यहाँ पर लेंथ है, ये वाली, ये बतानी है आपको, जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे। तो इसमें पूरी लेंथ में जो हमारा में 1 इंच है, तो इसके एक हिस्सा है इसकी हम एक पार्ट की लेंथ निकालेंगे तो 1/200 इंच हो जाएगा। पूरा एक इंच है तो एक है और 200 हिस्से हैं इसमें, तो एक हिस्से की एक 1 पार्ट की जो वैल्यू है वो 1/200 इंच हो जाएगा, ठीक। और ओपनिंग निकालनी है तो इसमें जो पूरा हिस्सा होता है, इसमें जो बीच में वायर लगा हुआ है, इस वायर की जो थिकनेस है वो भी शामिल है। तो वायर की थिकनेस घटा दीजिए आप। वायर की थिकनेस क्या करना है आपको? घटाना पड़ेगा। तो जो वायर का थिकनेस है या फिर वायर का डाया है, वो वायर का डाया होता है 0.0021 इंच, समझ गए। तो अब जो वायर डाया घटा दोगे तो जो क्लियर लेंथ है वायर का डाया निकाल के वो आपको मालूम पड़ जाएगी। इसको आप सॉल्व करिए तो 0.0029 इंच हो जाएगी। और 1 इंच में जो होते हैं वो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक, सेंटीमीटर होते हैं। आप उनको सॉल्व कर लीजिए। जो 0.0074 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या है? ये जो है ओपनिंग है या अपर्चर है, ठीक। ये अब मैंने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया है। ये जो है इतना इंच बना और उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 2.54 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने कर दिया है, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया है। तो 0.0074 सेंटीमीटर, 0.0074 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है, mm मत लगाना, सेंटीमीटर लगाना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ओपनिंग, ध्यान दीजिए, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ओपनिंग इन द वन इन स्क्रीन टेरेस एंड स्क्रीन टू दैट ऑफ द ओपनिंग नेक्स्ट स्मॉलर स्क्रीन। जो मैंने आपको बताया था कि भैया इन दोनों में से जो ऊपर वाले का एरिया मान लो A2 है, नीचे का एरिया A1 है, तो रेशियो कितना होता है? 2 होता है, ठीक, 2 होता है। तो कह रहा 1.5, ये गलत, 1 गलत, 1/2 गलत, आप दीजिए। तो ये आंसर राइट है, क्योंकि होता कितना है? 2। तो डी इसका, चौथे का डी आंसर राइट है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है क्यूमुलेटिव एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस इज मोर प्रीसाइज दैन डिफरेंशियल एनालिसिस बिकॉज ऑफ द। हम जब क्यूमुलेटिव एनालिसिस करते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छी होती है, डिफरेंशियल उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक। तो उसकी वजह क्या है? पहला जो इसमें कह रहा है कि एजम्पशन दैट ऑल पार्टिकल इन अ सिंगल फ्रैक्शन आर इक्वल साइज। क्यूमुलेटिव में जो क्यूमुलेटिव एनालिसिस जो है वो काफ़ी प्रिसाइज है डिफरेंस के मुकाबले में, क्योंकि इसमें हम कह रहा है एजम्पशन हम यहाँ मान लेते हैं कि सारे पार्टिकल जो हैं सिंगल फ्रैक्शन, ऑल पार्टिकल इन अ सिंगल फ्रैक्शन आर इक्वल इन साइज। कह रहा है कि मान लो मैंने आपको बताया था, एमओ पढ़ाया था, तो कि मिक्सचर है हमारे पास, उसमें सेम डाया के कुछ पार्टिकल होंगे, एक फ्रैक्शन, फिर दूसरा हिस्सा, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन, चौथा फ्रैक्शन। तो कह रहा है कि इसमें हम ये मानते हैं कि एवरी फ्रैक्शन के सबका डाया सेम है, इसका डाया सेम है, इसका डाया सेम है, सबका इसका डाया सेम है, तो ऐसा मानते हैं, इसलिए ऐसा होता है। नंबर 2, फैक्ट दैट स्क्रीनिंग इज मोर इफेक्टिव। यहाँ पर स्क्रीनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्टिव ज़्यादा होती है। तीसरा, एजम्पशन दैट ऑल पार्टिकल इन सिंगल फ्रैक्शन आर इक्वल इन साइज नॉट नीडेड। देखो इसमें क्या है कि हमारे सामने डिफरेंशियल एनालिसिस हमारी काफ़ी अच्छी होती है, बट हमें दिक्कत ये होती है कि हमें इसमें ये मानना पड़ता है कि सिंगल फ्रैक्शन में सारे पार्टिकल जो है, आपने बोला कि ये फ्रैक्शन सेम है, ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन जो है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये फ्रैक्शन अलग है, तो इसमें अगर 50 पार्टिकल हैं तो सबके डाया सेम होने चाहिए। डिफरेंशियल कहता है कि अगर आपने फ्रैक्शन माना है किसी को, तो उसमें जो पार्टिकल डाया है उनके वो सभी सेम होने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है।
नहीं होगा तो जो हमारी डिफरेंशियल है वो लागू नहीं होगी, और लागू करो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, वो परफेक्ट डिफरेंस होगा ही नहीं। बट जो हमारी क्यूमुलेटिव एनालिसिस है वो कहती है कोई दिक्कत नहीं, अगर डाया सेम नहीं भी है तब भी हम काम चला लेंगे, और हम काफ़ी एक्यूरेट जो सी एनालिसिस है वो हम निकाल के देंगे। तो इसलिए सी इसका राइट आंसर है। सी में क्या है कि कह रहे इन जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, किसकी, assumption दैट ऑल पार्टिकल इन सिंगल फ्रैक्शन आर इक्वल इन साइज, ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए अच्छा है। वैसे तो अच्छा नहीं है, वैसे डिफरेंशियल अच्छा है, बट इसमें से डाटा हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज द डायमीटर ऑफ शेप हैविंग द सेम, ठीक। अगर हम, जो मैंने आपको बोला था कि कोई हमारे पास पार्टिकल है, मान लो सिलेंडर है, ठीक, हमने इसको रबिंग किया, घिस लिया और बना लिया स्फीयर इसका, तो इसका एस अपॉन वी और इसका एस अपॉन बी, ठीक। हम इसको इस तरीके से घिसें कि इसका सरफेस एरिया बटे वॉल्यूम का रेशो वही हो जो इसके सरफेस एरिया बटे वॉल्यूम का, तो ये बराबर अगर होगा तो इसके डीपी, तब इसके डायमीटर को, इसके जो डायमीटर, जो भी डायमीटर है इसका, इसके डायमीटर को इस पार्टिकल का डीपी कहते हैं। मान लो इसका डाया डी है, ठीक, तो इसके डाया को डीपी हम तभी बोलेंगे जब एस अपॉन बी दोनों का बराबर होगा। ध्यान दीजिए दोबारा से, मैंने कहा दो पार्टिकल, हमें इसका निकालना है डीपी। क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है डीपी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप इसको रबिंग करो, घिसो पहले, और उसको स्फीयर में कन्वर्ट करो, और एक ऐसे इसमें कन्वर्ट करो जिसमें एस अपॉन बी इसका, एस अपॉन बी इसका क्या हो, बराबर हो। बात समझ गए, बराबर हो गया, तब इसका कोई, अगर स्फीयर है तो कोई ना कोई डाया होगा ना, तो इस डाया की वैल्यू को ही हम इस पार्टिकल का, पहले वाले पार्टिकल का डीपी कहते हैं, इक्विवेलेंट डायमीटर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रेशियो ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम एज द एक्चुअल वॉल्यूम, रेशियो वॉल्यूम टू सरफेस एज द पार्टिकल, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस, सरफेस ने उल्टा बोल रहा है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें सरफेस टू वॉल्यूम है, मैंने बोला एस अपॉन बी, तो सरफेस टू वॉल्यूम, ठीक, ये रेशियो बराबर होना चाहिए। इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ पार्टिकल इधर डायमीटर ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर का डायमीटर होता है जो क्या सेम रखता है, रेशियो ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम एज द एक्चुअल वॉल्यूम, एज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक, ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल वाले का। तो ए इज द राइट आंसर। 7 देखो, द कोस्ट रिडक्शन ऑफ हार्ड सॉलिड, हार्ड सॉलिड का अगर कोस्ट रिडक्शन करना हो तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हम लोगों ने जो हम रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी क्रशर यूज करते हैं, जिसमें लास्ट साइज से लेकर 6 से 18 इंच के साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जॉ क्रशर और जायट्री क्रशर है, और एग्जाम्पल थे उसके। और फिर सेकेंडरी क्रशर थे जिसमें 6-18 इंच को हम 1/4 इंच में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल थे रोल क्रशर में बताया था, डिस्क क्रशर था, डिस्क इंटीग्रेटर था, एग्जाम्पल थे इसके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें कोर्स रिडक्शन ऑफ हार्ड सॉलिड, हमें उनका रिडक्शन कैसा करना है, कोर्स करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कोर्स रिडक्शन के लिए हम जॉ क्रशर का यूज करते हैं और जायट्री क्रशर का यूज करते हैं। रिडक्शन में मुझे कोर्स करना है, तो यहाँ पर जो जॉ क्रशर और जायट्री क्रशर है, इनका प्रिंसिपल क्या है, कंप्रेशन है, तो ये कंप्रेशन के हिसाब से ये काम करता है। तो कोर्स रिडक्शन होता है वो किस में होता है, प्राइमरी क्रशर में होता है, यानी जॉ क्रशर में और जायट्री क्रशर में होता है, और ये दोनों इनका प्रिंसिपल क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर है कंप्रेशन। सॉफ्ट एंड नॉन एब्रेसिव मटेरियल कैन बी मेड इनटू फाइन्स बाई, कह रहा है कि सॉफ्ट मुलायम अगर मटेरियल है, नॉन एब्रेसिव है, वो एब्रेसिव नेचर का भी नहीं है, ठीक, और उसको जो फाइन बनाना है, फाइन करना है, मतलब उसको बिल्कुल फाइन बनाना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फाइन बनाने का तरीका है घिसना। जैसे आपने बचपन में बंगू खेला होगा, जो ईंट ब्रिक, इसको घिस के हम बंगू बनाते थे, इससे नोक वाला, तो दीवार में घिस के रबिंग करके बनाते हैं, तो वो प्रोसेस है एट्रेशन। तो एट्रेशन से हम किसी भी सॉफ्ट, और कैसा भी मटेरियल हो, नॉन एब्रेसिव हो, सॉफ्ट हो, कैसा भी हो, बस घिस जाए एक बार, तो उसको हम कन्वर्ट फाइन बना सकते हैं उससे। तो चूरा गिरेगा, पाउडर गिरेगा, वो पाउडर हमारा फाइन होगा, ठीक, एट्रेशन। क्रशिंग एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ, क्रशिंग एफिशिएंसी किसका रेशियो होता है, ये क्वेश्चन है। क्रशिंग एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ, क्रशिंग एफिशिएंसी क्या होती है, देखो ध्यान से, हमारे पास कोई स्विच बोर्ड होता है, यहाँ से पावर जाती है किसको,
क्रशिंग मशीन को, मान लेते हैं डब्ल्यू पावर जाती है क्रशिंग मशीन को, क्रशिंग मशीन अपनी पावर देता है सॉर्ड को, मान लेता हूँ पावर दी है WN, ठीक। तो अब जो पावर इसको दी है किसको, सॉर्ड को, और सॉर्ड से आउटपुट मिलता है वो मुझे मिलता है सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। मान लो पहले एरिया कम था, एरिया था ए क्या है फीड और बी क्या है प्रोडक्ट, तो बाद में एरिया होगा AB, तो एरिया बाद में ज़्यादा होता है घटा देंगे तो कितना एरिया डिफरेंस आ गया, कितना मीटर स्क्वायर जो भी है वो आ गया है। यहाँ से मालूम पड़ा कि मीटर स्क्वायर पर केजी में नापते हैं, पर ग्राम में नापते हैं, कितना एरिया है ये जो होता है स्पेस सरफेस एरिया होता है मीटर स्क्वायर पर केजी करके, ऐसे यूनिट होती है इसकी। तो एक टर्म होता है ES क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी है ना, ये क्या होती है स्पेसिफिक एनर्जी एक तरह से जूल पर केजी होती है, मीटर स्क्वायर पर ग्राम। यहाँ हमने क्या किया कि एरिया आ गया हमारा, और ES स्पेसिफिक एनर्जी, तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है ES कि पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी एनर्जी है ना जी, इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल हो जाएगा, जूल अपॉन केजी बचेगा, ठीक है, ये वाली है। तो ये हमारी खपत मिल जाएगी, कितना हमने एनर्जी ख़त्म की है पर केजी या फिर पर टन वगैरह। तो यहाँ से एनर्जी इसके पास है। तो क्रशिंग एफिशिएंसी मतलब सॉर्ड के लिए, क्रशिंग एफिशिएंसी मतलब सॉर्ड के लिए, ठीक है। तो सॉर्ड के लिए हमने कितना आउटपुट है, जे वाला इनपुट जे है, तो सरफेस एनर्जी ए वाली ए अपॉन ES, और हमने जो दी कितनी है WN, इसको बोलते हैं क्रशिंग एफिशिएंसी ηC, ठीक। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन है कि क्रशिंग एफिशिएंसी रेशियो इज द सरफेस एनर्जी क्रिएटेड बाय द क्रशिंग टू द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉर्ड, ठीक। तो बिल्कुल सही है, यही राइट आंसर है इसका कि किसी भी सॉल्ट को हमने कितनी एनर्जी उसने क्रिएट की है, तो एनर्जी है AB माइनस A इंटू ES का टोटल एरिया, जो एरिया कितना चेंज हुआ उस एरिया से कितनी एनर्जी चेंज हुई है वो एरिया मुझे मिली एनर्जी, इसके पास है अभी वो एनर्जी हम लिख दी ऊपर, बट उसने कितने ली है वो WN ली, उसने ऑब्जर्व की है WN, तो उसने एनर्जी दोनों रेशियो क्या बोलते हैं, क्रशिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें तो ऐसे अगर मशीन के बारे में हम बात करें तो मशीन की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, मशीन को आउटपुट कितना दिया उसने, WN दिया क्रशिंग मशीन ने, और उसको मिली कितनी W दी, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए ηM और ηC का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल निकालेंगे, ठीक है। रिलेशन था जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले। तो 9 का ए राइट आंसर है। कह रहा है कि एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्ट, तो इनपुट ऊपर कर दिया तो भैया एफिशिएंसी आउटपुट हमेशा ऊपर होता है। एनर्जी फीड टू द मशीन, मशीन से यहाँ पर कोई लेना नहीं। एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द सॉल्ट टू द सरफेस, सॉल्ट जो उल्टा से नहीं कर दिया तो ये उल्टा गलत रखो। क्वेश्चन नंबर 10, एटिंगस लॉ स्टेट दैट, एटिंगस लॉ क्या कहता है, किसको किसको मालूम बताओ, एटिंगस लॉ क्या कहता है। एटिंगस लॉ कहता है कि भैया कि जो किसी भी मटेरियल को क्रश करने के लिए वर्क रिक्वायर्ड होता है ना, वर्क रिक्वायर्ड, जो वर्क रिक्वायर्ड होता है वो न्यू सरफेस एरिया जो क्रिएट करते हो, न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड, उस पर डिपेंड करता है, ठीक। और आपको मालूम है कि जो पावर होती है वो यहाँ पर फीड रेट की, जो फीड रेट है आपका इसके और वर्क इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होती है। तो यहाँ से हम W निकालेंगे वर्क रिक्वायर्ड, तो P/m0 यहाँ से आ जाएगा। जिस समय हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कि एटिंगस कांस्टेंट, और जो एनर्जी सरफेस एनर्जी जो क्रिएटेड होती है न्यू सरफेस एनर्जी, उसको 1/DSB, जो बाद वाला डाया है वो क्या होगा, छोटा होगा, तो रेशियो 1/, तो बड़ा आएगा, तो 1/DSA, ठीक। ये एटिंगस लॉ है। एटिंगस लॉ कहता है बेसिकली कि वर्क रिक्वायर्ड है वो न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड के पर डिपेंड करता है।
यहाँ पर DSV और DSA जो है वो वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर है प्रोडक्ट का और फीड का, B फीड का और DSA हमारा DSV जो है प्रोडक्ट का और DSA जो है फीड का, वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर है। ठीक, तो उसमें देखते हैं वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टिकल ऑफ एनी साइज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। ये वाली बात कह रहा है सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर साइज टू प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द, तो ये बॉन्ड लॉ के बारे में बता रहे हैं। वर्क रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस क्रिएटेड, तो जो मैंने आपको बताया था राइट आंसर हो गया सी। फॉर अ गिवन मशीन एंड फीड क्रशिंग एफिशिएंसी इन इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ फीड एंड प्रोडक्ट, तो ये ऐसा लॉ नहीं करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये था लेक्चर, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको समझाए। मुझे लगता है काफ़ी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी इसमें। हम यहाँ पर ऐसे ही आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को विस्तार समझाएंगे, बढ़िया करके बताएंगे, वहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। हमने दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ें समझाएंगे आपको। इससे अच्छा होगा कि आप पहले हमारा फुल सब्जेक्ट थ्योरी पढ़िए और साथ फिर वो भी बता लीजिए, तो परफेक्ट नॉलेज आपके पास हो जाएगी और काफ़ी मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप यूट्यूब पर हमारे क्लास देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एप्लीकेशन है कैम गुरु डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाके। वहाँ आपको कैम के 10 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, फिर उन्हें उपयोगिता पूरा करवाते हैं, और साथ में क्या है कि हम आपको टेस्ट सीरीज से टेस्ट लेते हैं एग्जाम से पहले। हमारा इंडिया के टॉप टेस्ट सीरीज है हमारे पास, जहाँ हम टेस्ट लेते हैं आपके। हमारा टेस्ट पास करने के बाद आप किसी एग्जाम को पास कर सकते हो। अगर पेपर केमिकल इंजीनियरिंग का आता है तो हमारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं आ सकते हैं, ये गारंटी है हमारी। अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल तुरंत क्लास को ज्वाइन करिए, बिना देर करे। जिसने बिना देर के ज्वाइन किया है सफलता उसको मिली है। 1 साल में 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से ज्वाइन किए हैं, IOCL, DRDO, बार्क वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ज्वाइन करिए, भरोसा रखिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।